नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज राठ तहसील में तहसील दिवस के पश्चात चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में क्लास 6 से क्लास 12 के बच्चों के समक्ष मैंने और एसपी साहब ने संवाद किया था। उनकी समस्याओं को लेकर, उनके जो शिक्षाओं से संबंधित समस्याएं होती हैं या उनके मन में जो भाव रहता है ओवरऑल हमारे सामाजिक समस्याओं को लेकर, उसके संबंध में संवाद किया गया। ये नई जनरेशन के बच्चे हैं और बहुत एडवांस्ड हैं, हम सभी से काफ़ी आगे हैं। इनको समझने के लिए एक पहल की गई है और इनकी समस्याओं के लिए कुछ हम जवाब दे सकें। इनके जो आज क्वेश्चंस थे वो कुछ समाज से संबंधित थे और ज़्यादातर इनके द्वारा अपने आगे की फ्यूचर स्टडीज़ के लिए क्या आगे कर सकते हैं, क्या महत्वपूर्णता है शिक्षा की, इस सब के संबंध में उनके द्वारा प्रश्न किए गए और उन बच्चों के साथ एक आज पॉजिटिव एक संवाद किया गया। बच्चों को सबसे पहले बड़ा शानदार और बहुत ही अच्छा लगा सुनने में, और ये दिखाता है कि स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए इंटरेस्ट है। देखिए, मोस्टली आज हमारे आने का यही मकसद है कि आप लोगों के साथ एक 1-to-1 हम लोग कुछ बातें कर पाए, चाहे वो आप लोग की शिक्षा से संबंधित हो, एक्स्ट्रा करिकुलर से संबंधित हो, या अगर आप लोग की और कोई शिक्षा से संबंधित अगर समस्याएं अगर हैं। इसमें बेसिक चीज़ें देखिए आप लोग सभी जानते हैं। जो जितना मैं देख पा रहा हूँ, आई थिंक मेरे सामने क्लास 6 to 12 के बच्चे हैं, जिसमें बच्चियाँ हैं और 9th भी प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, आफ्टर इंटर कॉलेज, सभी बच्चों की अलग अलग जिज्ञासाएं होती हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं और अलग अलग उनके अंदर चलते रहते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है या अभी जो वो कर रहे हैं उसका क्या लाभ है। इसके संबंध में अगर जिस प्रकार से आपके संवाद करना चाहते हैं, तो बच्चे जो हैं जिनके मन में अगर कोई जिज्ञासा है, पूछना चाहते हैं, तो बता सकते हैं आप लोग। उसी में फिर हम लोग जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो डिस्कशन किए जा सकते हैं। मेरा नाम अनिल है और मैं क्लास 9 में पढ़ रहा हूँ। सर, बहुत से बच्चों में आपसे सवाल है। सर, बहुत से बच्चों में सपना होता है कि सर वो आपकी जैसा बन पाए, आपकी जैसी पर्सनैलिटी बना पाए। सर, मेरा भी ऐसी सपना है। सर, आप दोनों लोग ऐसे दिखते हैं सर, अगर आप किसी भीड़ भाड़ में भी खड़े होंगे तो सर आपको कोई भी पहचान देगा, ये वह है जो हमारे देश को आगे पहुंचाता है। सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है, सर जब मैं भी 9th क्लास में हूँ, सर जब आप 9th क्लास और 10th क्लास में थे, सर आप अपनी स्टडी को सर कैसे हैंडल करते थे, कैसे मैनेज करते थे? सर आप एक दिन में क्या क्या करते थे? सर कितना फोन चलाते थे? सर आप क्या मुझे बता सकते हैं? सबसे पहले ये जो चीज रहती है कि कोई हम किसी को देखते हैं, फिर हम सोचते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से उस उम्र में किया होगा, ठीक है, और हम चाहे शायद वही करेंगे तो सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे। ये चीज मुझे लगता है कि नहीं माननी चाहिए। सबसे पहले हर व्यक्ति देखिए अलग है, हर एक की प्रतिभा अलग है, हर एक का एटीट्यूड अलग है, सबके स्ट्रेंथ्स टैलेंट्स बहुत अलग अलग हैं, सबके अपने जो प्रायोरिटीज हैं वो बहुत अलग हैं। तो ये सबसे पहले किसी को अपने मन में भी रखना चाहिए, ना मेरे हिसाब से पूछना चाहिए इस प्रकार से कि किसी विशेष व्यक्ति ने क्या किया उस समय, क्या नहीं किया। आपको ये देखना चाहिए कि आपके खुद के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ में, आप क्या करना चाहते हैं और उसको पाने के लिए आप आगे क्या कर सकते हैं। क्लास 9 के लिए जो मैं अपना अगर आपको बताऊं, क्लास 9 में मुझे कंप्यूटर का एक्सेस सबसे पहले मिला, जो मुझे लगता है कि बहुत फाउंडेशनल था मेरे लिए, जिसकी वजह से मुझे आगे बहुत मदद मिली। तो मैं आपको सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आईटी आज के दिन पर, कंप्यूटर यूज आज के दिन पर बहुत बेसिक है। वो वापस देखिए एक टूल है, आप उसको जैसे इस्तेमाल करें वो आपके ऊपर होता है। जितना जल्दी मिले, मेरा ये मानना है, उतना अच्छा है। फाइनली फिर आपको देखना है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, आप उसका क्या उपयोग करना चाहते हैं। तो क्लास 9 के लिए मैं यही कहूँगा कि आपको सबसे पहले अपने थोड़े से एटलीस्ट कोई बहुत आगे देखिए सोचने की बात नहीं रहती है। क्लास 9 में आप देखेंगे हम लोग सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो लेंगे अभी से सोच के बैठे कि हम तो साइंस लेंगे, या कुछ बच्चे हैं जो बोलेंगे हम कॉमर्स या आर्ट्स लेंगे। जो साइंस वाले हैं वो सोचते हैं कि हम हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं, जो आर्ट्स वाले हैं वो फिर सोचते हैं कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। ये चीज़ देखिए नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी बहुत सोच समझ के बनाई जाती है और वो देखा जाता है उसमें स्पेसिफिकली कि हाँ आपको क्लास 10 तक हर चीज़ की देखिए बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और ये चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे
तो आपको जीवन में रियलाइज हुआ कि जो आपने क्लास 10 तक पढ़ा था वो कितना काम आ रहा है, या जो आपने नेग्लेक्ट किया था उससे आपको क्या समस्या हो रही है आम जीवन में। आज के दिन में अभी आप क्लास 10 तक जो पढ़ते हैं वो आप ये समझ लीजिए चाहे अलजेब्रा हो कुछ भी हो, आप अभी सोच सकते हैं कि क्या काम था मेरे लिए, लेकिन वो आपके डेली जीवन में भी बहुत काम आएगा। सभी यहाँ पर जो कॉलेज की तरफ से जो प्रशासन यहाँ पर उपस्थित है सभी को मेरा नमस्कार। और जो बच्चे यहाँ पर हैं तो सर यहाँ पे किसी भी टाइम का बात होगा तो आई होप आप लोग हमसे गुस्सा नहीं है, क्योंकि छुट्टी के बाद आपको यहाँ पर रोका गया है तो आप लोग अभी टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। छुट्टी के टाइम में मैं भी कभी उस तरफ बैठा होता था तो मुझे तो गुस्सा आती थी। तो लेकिन बात यह है जो अभी अनंत नाम था ना आपका, तो अनंत ने जो सवाल पूछा तो उसमें डीएम साहब ने बहुत बढ़िया और बेहतरीन तरीके से बताया आपको। मैं बस इसमें एक छोटी सी ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बहुत ही मैं व्यवहारिक और प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बताऊँगा। आप जिस एज पे हैं अभी कोई आप ऐसी कमिटमेंट मत कीजिए कि आप जिनको देख रहे हैं आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। आज आप अभी 9th में हैं तो लगभग 13 to 15 की एज में होंगे। इस एज में आपकी बहुत ही आप इस समय बहुत ही प्रभावशाली एज में है कि आप लोग पर बहुत चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा। हम लोग की एज में शायद सोशल मीडिया उतना नहीं था, सोशल मीडिया से भी आपको एक्सेस होगा। कई लोग फ़ोन चला रहे हैं, कई लोग कंप्यूटर चला रहे हैं। जो मेरा आप लोग को सुझाव है या आप लोग कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ वो चीज़ होती है जो आप अपने अंदर जो अगर आप बना कर रखेंगे वो आपको लाइफ लॉन्ग, जैसे कि आप अपने अंदर डिसिप्लिन अनुशासन की चीज़ लाएंगे। कोई भी रिजल्ट अगर आप अपने मन में ये सोच के बैठेंगे हम IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे या कुछ बनेंगे, हो सकता है आप उससे बहुत कुछ बेहतर कर पाएं। हो सकता है बहुत अच्छा यहाँ पर जो है कंप्यूटर का कोडर निकल जाए, या हो सकता है कोई बहुत अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर निकल जाए, हो सकता है कोई बहुत ही अच्छा इंजीनियर निकल जाए। आज आप यहाँ बैठे हैं, हो सकता है आप में कोई ऐसा प्रतिभाशाली हो जो पढ़ लिख कर किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में शायद विदेश जाके वहाँ से पढ़ के वापस आके यहाँ पर पूरे देश के आगे बढ़ाने के लिए वो करता है। उसके लिए जरूरी है कि आप लोग अपने ऊपर विश्वास रखिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। और उसके लिए 3-4 चीजें हैं, जैसे अनुशासन अपने अंदर लाइए, डिसिप्लिन लाइए, और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है ये टेम्परामेंट या अपने अंदर एक भाव रखिए कि हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ हमेशा जो रिजल्ट या जो भी नतीजे आए वो मेरे मनस्वरूप ना हो, लेकिन अब तब भी आगे बढ़ना, तब भी उस चीज में अपने लक्ष्य की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ना, ये टेम्परामेंट अगर आप रखेंगे तो ये आपको निरंतर आपको अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाएगा और आप भी अपने आप में सक्सेसफुल फील करेंगे। सक्सेसफुल होने से ज्यादा या जो है क्या कहते हैं, मतलब सक्सेसफुल होने से ज्यादा सक्सेसफुल फील करना जरूरी है। क्या आप करने से, क्या आप अपने जो आप कर रहे हैं उससे आप खुश हैं, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सब चीज को पहले परखें और वो चीज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। हम लोग ने वो किया जो उसमें हमें लगता था कि हम जहाँ बेहतर कर सकते हैं। और आप ये समझिए कि लर्निंग की स्टेज को कभी मत छोड़िएगा। चीज़ें आप हमेशा लर्न करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आप सोचते होंगे अभी हम जो सीख रहे हैं तो हो सकता है 12वीं के बाद या कॉलेज के बाद। कई बार आप लोग ने टीचर्स से, पेरेंट्स से सुना होगा बेटा ये एग्ज़ाम है, इसके बाद आराम है, बेटा 12th तक वो है एग्ज़ाम। ऐसा है, बिल्कुल है, कई स्टेजेस आते हैं, बट अपने आप को आप ये मत सोचिए कि इसके बाद कोई आराम है या कुछ है। लर्निंग को अपने हमेशा जो है अंदर बना के रखिए, क्यूरियोसिटी बना के रखिए कि हमें नई चीज़ें सीखनी है और सब चीज़ एक्सप्लोर कीजिए, सब चीज़ वो है। और आप लोग की भी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप लोग भी कहीं खड़े होंगे तो अलग से ही दिखेंगे, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सो मच, आप लोग ने हमारे बारे में ऐसा कुछ, बट आप लोग की भी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, हमसे अच्छी भी निकल के आएगी। आप लोग बहुत बढ़िया करेंगे, आप लोग देश का भविष्य है। तो थैंक यू सो मच। जीवन की छात्रा आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ सर। अगर बच्चे फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी लेते हैं तो बायोलॉजी वो इस बात से लेते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे। अगर मतलब डॉक्टर बनने के लिए नीट के पेपर देने पड़ते हैं, तो सर नीट के पेपर देने के लिए हमें नीट का पेपर भी, डॉक्टर बनने के लिए नीट का पेपर देना पड़ता है। तो सर अगर भविष्य क्या होगा और बच्चे क्या करेंगे सर, उसके बाद फिर क्या कुछ बात हो सकता है या नहीं? देखिए प्रतीक्षा, जो आपने सवाल पूछा है बिल्कुल सही बात है। ये चीज़
बिल्कुल है कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जैसा कि टीम साहब ने कहा, आपको अभी एक चीज़ बताई जा रही है या एक चीज़ जो आपको सुनने में आया कि ऐसा हुआ, मैं आपको अभी से ही 20 से 25 साल पहले बता देता हूँ। आज आपके टाइम में ऐसा माहौल है कि आपको पता है कि पेपर हो रहा है या पेपर हो जाएगा। आपको ये वो है कि हाँ पेपर, अगर वैसे तो कम हुए हैं, लेकिन मान लीजिए एक बार के अगर पेपर लीक भी हुआ तो दोबारा पेपर किया जा रहा है। बहुत टाइम पहले ऐसा माहौल होता था कि कॉलेजेस में या किसी जगह पे जो आपको डिग्री पाने के लिए जो पेपर दिया जाता था वो अचानक से कैंसिल कर दिया जाता था। कॉलेज बंद कर दिया जाता था कि अब आपकी डिग्री जो 3 साल में है वो 4 साल में मिलेगी, या 3 साल वाली 5 साल तक भी हो जाती थी। आप पूछ सकते हैं किसी भी उनसे, वो बताएंगे आपको कई जगह, और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हो जाता था, बड़े बड़े कॉलेजेस में भी ऐसा हो जाता था। तो हम जैसे एक ही चीज पे, अगर आप 11th में हैं, आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आपके मैथ्स में आते हैं 100 में 96, ठीक है, उदाहरण के तौर पे मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, मैथ्स इंग्लिश और यही सब सब्जेक्ट होंगे आपके भी। तो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में 4 में आपके 95 to 100 के बीच में आएंगे, ठीक है, और एक सब्जेक्ट में आपके आगे 71। एक बार आगे सब्जेक्ट, उसमें भी आपको ऑप्शन मिला कि आपके यहाँ पे स्कूल, आप ऐसे स्कूल में पढ़ती हैं कि जिस भी सब्जेक्ट में अगर आपके जो है कम नंबर आए हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप दोबारा दे सकती हैं, और उसमें से भी जो ज्यादा नंबर आएगा वो आप जो है आपका माना जाएगा या एवरेज लिया जाएगा। जैसे अब आपके एक बार ऐसा हो गया और उसी बात के ऊपर आपकी धारणा बना ली जाए कि आपके उस एक सब्जेक्ट में बहुत कम आए हैं, तो आपको लगता है ये फेयर है? आपके 5 सब्जेक्ट में 4, मतलब लगभग 80% सब्जेक्ट में आपने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। हो सकता है 2 में 100 भी आ गए, मैथ्स में 100 आ गए, साइंस में 100 आ गए, लेकिन उन सब चीजों को हटा के आपके किसी एक सब्जेक्ट में 71 आ गए। हो सकता है उस दिन आपकी तबीयत खराब रही हो सकता है आपसे कुछ दिन गलती हो गई हो, लेकिन आप किस तरह की स्टूडेंट हैं या किस तरह की अभ्यर्थी हैं, उसकी धारणा हम केवल 5 में से एक सब्जेक्ट में बना लें और यही सोच रहे हैं कि उस एक बार आपके 71 आए थे, उसी सब्जेक्ट में आप 2 महीने बाद एग्जाम में आप उसमें भी 100 लिए, तो आपको लगता है ये फेयर है? तो जो डीएम साहब ने कहा कि एक ही चीज पे या एक ही धारणा पे कितने एग्जाम हो रहे हैं जो लीक नहीं हो रहे हैं? सर जो बायोलॉजी देते हैं उन्हें तो लीक का ही पेपर देना पड़ता है, फिर उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, आपका कंसर्न बिल्कुल सही बात है, और इस चीज के ऊपर जो है पुलिस, ये प्रशासन ने, सब जगह ने इस पे काम किया है कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। आप भी जिस तरह से एक स्टेप लेंगी कि मुझे जिस सब्जेक्ट में मेरे कम आए तो उसमें दोबारा कम ना आए, तो उस चीज में हम मेहनत करते हैं। हो सकता है कुछ भूल हुई और उसमें जो है स्टेप्स भी लिए गए हैं कि उसको दोबारा इस तरह की गलती ना हो, और ऐसा ही होगा। उम्मीद है दोबारा कभी इस तरह की बात नहीं होगी, किसी भी बायोलॉजी को, किसी भी सब्जेक्ट को इस तरह का फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम बस ये सोचिए कि ऐसा ही हो जाएगा। हो सकता है अब हम भी यूपीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम में हम ये सोचे कि अगर ये नहीं हो सकता है तो कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता है, तो हम इसको सोच के हम कुछ करें ही ना, हम पढ़ाई ना करें। तो वो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर हो सकता है ऐसा या हो जाए तो सर वो बच्चे फिर क्या करेंगे? उनका भविष्य बर्बाद हो गया ना। बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे नकार नहीं रहा हूँ, आप सही बात कह रही हैं कि ऐसा है। तो उन्हीं बच्चों के लिए 1 महीने के अंदर, उसी बेसिक नीट की बात कर लेते हैं, नीट का ही 1 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम करवा दिया गया था। और आगे भी जब इस तरह की बात होगी या कुछ बात होगी कि अगर मान लीजिए ऐसा हो, वैसे कम ही होता है और एक बार हो गया तो दोबारा जब भी होगा तो इस चीज को नहीं होगा, ऐसे सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन हमारा काम है कि हम लोग अपनी तैयारी पूरी रखें, ये चीज हमारे हाथ में नहीं, और ऐसा नहीं हो। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माननीय जिला अध्यक्ष महोदय जी, मेरा आपसे प्रश्न है, वर्तमान की गंभीर समस्या जो हम प्रतिदिन देखते हैं, मिलावट की समस्या, बल्कि भारत देश के बाद तो एक संपूर्ण संपर्क के वक्त एक पुलिस अध्यक्ष प्रशासन है, फिर भी इस समस्या का समाधान मौजूद से क्यों नहीं हो रहा? हम प्रतिदिन देखते हैं कई मिलावट या खाद्य पदार्थों को खाते हैं, विकसित होते हैं और विद्यार्थी या अन्य युवक भी बीमार होते हैं। इसका सफल निवारण क्यों नहीं हो रहा? प्रश्न है क्या आपके कारण
उसको 2-3 पार्ट में हम लोग देख सकते हैं। पहला है फूड सेफ्टी का, कि हाँ फूड सेफ्टी, उसके भी 2 प्रकार हैं कि एक हम लोग जो बाहर अगर हम देखते हैं ठेले वगैरह पर कुछ देखते हैं, दूसरा है हमारे यहाँ पर अगर हम कोई भी अगर और अगर घर पे अगर कुछ यहाँ पे अगर खा रहे हैं तो उसकी वजह से। दूसरा उसका पहलू है स्वास्थ्य का। इसमें देखिए 2-3 चीजें हैं। पहला ये है कि जैसा इसमें मैंने पहले भी कहा, सोशल मीडिया एक चीज को एम्प्लीफाई करता है, ठीक है। हम लोग हमेशा ये मानते हैं आज के दिन पे कि स्थिति पहले से बदतर हो रही है, राइट, क्योंकि हमें ज्यादा पता चलता है। आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि पहले केवल 10 साल पहले भी हर चीज पता नहीं चल पाती थी। समझ लीजिए कोई चीज अगर इंडिया में भी कोई और अगर तमिलनाडु वगैरह हो रही है, कहीं और हो रही है, इतना नहीं पता चल पाता। आज के दिन पे अगर कोई भी एक चीज पता चलती है तो हम उसको फिर आप देखेंगे कि लगातार आपको 5-7 खबरें उसी चीज की मिली है। इसका आपकी जो भी धारणा होती है, क्यूरियोसिटी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, हमेशा उसको इस पैमाने पे जरा देखा कीजिए कि परसेंटेज क्या है। हमारे देश में तकरीबन 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। आपको देखना चाहिए कि टोटल कोई भी चीज के इंसिडेंट्स क्या हो रहे हैं। 5 साल पहले क्या इंसिडेंट्स हो रहे थे, 10 साल पहले क्या इंसिडेंट्स हो रहे थे, क्या ट्रेंड चल रहा है। देखिए कोई भी चीज स्पेशली हेल्थ रिलेटेड या ह्यूमंस से संबंधित कोई भी चीज होती है तो परफेक्ट तो नहीं हो सकती है, हम उसको साल दर साल बेहतर कर सकते हैं। तो जो भी आप चीजें सोचते हैं इस प्रकार से जो आपके मन में प्रश्न आते हैं, तो एक सोशल मीडिया के बबल से प्रभावित होने की जगह आपको उसको लॉजिकली देखना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति जो बताया जा रहे हैं, मुझे जो सिखाया जा रहा है, वो लॉजिकल टेस्ट पे खरा उतर रहा है, नहीं उतर रहा है। डेटा क्या कहता है, जिसे हम कहते हैं कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हम जैसे कहते हैं कि डेटा के आधार पर हमें सोचना चाहिए, न कि सुनी सुनाई बातों पे। एनेक्डोटल एविडेंस जैसे एक जन की देखने की जगह हमें पूरा डेटा देखना चाहिए। स्वास्थ्य में से आप देखेंगे ओवरऑल साल दर साल फैसिलिटीज बेहतर हो रही हैं और आगे भी बेहतर होती रहेंगी। जैसे हमारे जो भी मानक होते हैं, बेसिक इन्फेक्ट मोर्टालिटी रेट होता है, डेथ रेट है, जितने भी ऐसे मानक हैं, ये सबके सब धीरे धीरे कम हो ही रहे हैं। पोलियो आज से कुछ दशकों पहले बहुत ज्यादा था, अब वो नहीं है। आप अपने ही अगर स्कूल में अगर देखेंगे, ये भी 5-10 साल पहले बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ते थे, अब नहीं पड़ते हैं, क्योंकि अवेयरनेस आ रहा है, सप्लीमेंट्स लोग ले रहे हैं, अब इंटरनेट भी लोग सीखते हैं। तो मैं इस चीज से अभी नहीं करता हूँ कि खराब चीजें हो रही हैं, ऑब्वियसली बहुत चीजें बेहतर होनी चाहिए। इसके लिए हमारा देश ऑब्वियसली डेवलपिंग है, तो नए नए डिपार्टमेंट्स में अलग अलग आप देखते हैं कि अभी जैसे फसाई पे बहुत अभी प्रेशर है, तो अभी 2-3 सालों में बहुत बेहतर कार्रवाई की गई है। तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो आप सोच रहे हैं वो भी सही है, देखिए उसको कोई नकार नहीं रहा है। आप लोग आज दिन का ज्यादा अवेयर बन रहे हैं, आप ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो आप उसी पे सोच रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। परंतु मेरा आप लोग जो आपका जो क्वेश्चन है उसका एक ही आंसर है कि आपको हमेशा डेटा देखना चाहिए, फिर आप उस पर डिसीजन जरूर बना सकते हैं, अपनी ओपिनियन बना सकते हैं कि क्या ये जो ट्रेंड है, जैसे हम मैथ में से कहते हैं डेल्टा, राइट, रेट ऑफ चेंज, क्या वो पर्याप्त है, नहीं है, आप उसको मेरा ड्रीम IPS अफसर बनने का है। और सर जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है और मैं पूरी तरह कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती। तो सर आप उस पोजीशन पर, उस पद पर हैं, तो सर मेरा भी ड्रीम है कि मैं भी उस पद पर पहुँचूँ। तो सर मैं किस बेसिक पे स्टडी करूँ, किस सब्जेक्ट्स को लेकर के मैं जो आप पद पर हैं सर, मैं भी उस पद पर एक दिन पहुँच सकूँ। इसमें 9th क्लास में देखिए आप बच्चे को इस तरह नहीं कर सकते हैं। यही बताना चाहूँगा कि 6th में देखिए जो करिकुलम है, क्या वो आपके यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट है जो कहता हो कि पुलिस सर्विस के लिए सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या है, क्या आप ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं? क्या उसमें कोई भी सब्जेक्ट है जो कहता है कि ये सब्जेक्ट गवर्नमेंट सर्विस के लिए? सोशल साइंस सबसे पहली बात, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनिए लोग पढ़ते हैं UPSC में, वो आज में स्मॉल पार्ट है। परंतु मेरा आपसे ये पूछना है कि जब आप कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उनमें से किसी में भी नहीं लिखा है गवर्नमेंट सर्विस या IPS या IAS या कोई और सर्विस, तो आप तो ये सोच रहे हैं, क्या पता आपको ये सोचना चाहिए क्या पता ये आगे जब आप पढ़ेंगे और जब आप 12th में जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे तब वो ज़्यादा रेलेवेंट होगा, राइट।
अब जैसे यूपीएससी का जो भी एग्जाम होता है उसमें ग्रेजुएशन मिनिमम होगा, कोई क्राइटेरिया रखा गया, कोई एक कारण से रखा गया, तो ग्रेजुएशन के बाद ही आप इसको अटेंड कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। आज आप 9th में एटलीस्ट आपको 6-7 साल अभी और पढ़ने हैं जस्ट टू ग्रेजुएट। उस समय आप मास्टर्स करते हैं, साथ में आप बीटेक करते हैं, डुअल डिग्री करते हैं, बहुत अलग अलग ऑप्शन रहेंगे। आप इस चीज को समझें क्योंकि हम लोग आपका संवाद कर रहे हैं। 3-4 साल के अंदर ही आप क्या पता ये सोचेंगे कि जो मैं सोचती थी क्लास 9 में वो आज दिन पे नहीं है, या वो पूर्णतः बदल चुका है। तो आपको बहुत आगे सोचने की चाहिए। आप क्लास 9 में हैं, आप क्लास 11 का सोच सकते हैं कि हाँ मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, मेरी इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, या साइंस में इंटरेस्ट है, या हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो हमें क्लास 11 के लिए क्या चूज करना है। परंतु ये आप लोग के बहुत फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। अभी जो आप एक साल में आप लोग जो पढ़ेंगे, जो देखेंगे, जो सीखेंगे, वो आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। जैसे आप अपने आस पड़ोसी में भी अपने पेरेंट्स में भी देखेंगे, साल दर साल बहुत ज्यादा नहीं बदल रहे, परंतु आप खुद अपने आप को सोचिए जब आप क्लास 6 में थे क्या आप सेम है, जो आपकी सोच थी क्या वो सेम है। तो हर साल अभी आप लोग बहुत बदलेंगे, बहुत नई नई चीजें जानेंगे। तो अपना ओपन माइंड रखिए हमेशा। आप अपने लिए सोचिए कि आप ओवरऑल कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो सकती है, कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हो सकता है। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं, एक क्वेश्चन आपको ये देखना चाहिए कि क्या आप लोग सेम यहाँ पर स्टेज पर आकर परफॉर्म कर सकते हैं, कितने बच्चे कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस की बात है। तो आपको ये पहलू जो डेवलप करने हैं अपनी पर्सनैलिटी पर, उसको देखना चाहिए। ओवरऑल जो बेसिक नॉलेज है उसको आपको स्ट्रेंथन करना चाहिए। जितने भी आप लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक एक सॉन्ग आपको आगे बहुत काम आएगा, चाहे आप कुछ भी परस्यू करें। हाई स्कूल में यदि कोई छात्र के मार्क्स कम आते हैं तो वो आगे जाके कोई सिविल सर्विस नहीं कर सकता। समाज के लोग कहते हैं कि यदि तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं तो तुम सिविल सर्विस या IAS IPS की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि टॉपर नहीं कर सकता। देखिए जो भी व्यक्ति अगर आपको इस प्रकार से कहे कि कम मार्क्स में ये नहीं हो सकता या ऐसा करोगे तो ही ऐसा होगा, मेरा आपसे एक ही बस जवाब रहेगा, उन व्यक्ति से जरूर पूछिए क्यों। वो कहते हैं कि तुमने जब इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो वो तो और नहीं, वो ठीक बात। देखिए जो आपने कहा उसको कहते हैं स्टेटमेंट, बस एक स्टेटमेंट। मैं कह दूं कि हाँ भाई कुछ भी मतलब ये किसी प्रकार की कुछ स्टेटमेंट विदाउट बीइंग बैक्ड बाय एनी रीजंस, राइट। जैसे अगर 15-20 साल पहले अगर आप देखेंगे, अभी भी गाँव में अगर आप हमारे यहाँ देखेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महिलाएं उतना अच्छा, बच्चियां उतना अच्छा नहीं पढ़ सकती हैं या लड़कों को प्रेफरेंस दी जाती है, राइट। समस्याएं हैं, तो क्या वो सही हो जाता है? देखिए स्टेटमेंट जिसमें कोई भी रीजन नहीं हो, कोई कारण ना हो, तो आपका काम है क्वेश्चन पूछना कि क्यों आप ऐसा मानते हैं, क्या आपके पास कोई प्रूफ है इस चीज का, उनकी जो ओपिनियंस है वो कैसे बनी है, किस आधार पे बनी है, ये आपको पूछना चाहिए। जस्ट सिंपली ये बोल देना कि हाँ अगर आपके अभी कम मार्क्स आ रहे हैं वो सेम है कि आपके 4 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए, एक में ना आए, और वो व्यक्ति आपको बोलेंगे अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते या फेलियर है, राइट। इज दैट ट्रू? तो आपको खुद ये सोचना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति जो बोल रहा है वो क्यों ये बोल रहा है और क्या वो आपके प्रश्नों का आंसर दे पा रहा है। अगर ऐसे तो कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है, कोई आपको अगर बोल दे कि सेब मत खाइए, सेब अच्छा नहीं है, अब मान लोगे क्या? ये जो स्टेटमेंट हुआ, राइट, बस इतनी बात है। जैसे आज आप सोशल मीडिया पे देखेंगे लोग बहुत सारी सुनाते हैं कि प्रोटीन मत खाइए, किडनी खराब हो जाए, राइट। वो तो एक स्टेटमेंट दिया है, रीजन क्या है उसका? या तो उसकी बायोलॉजी बताए, ठीक है, बहुत ही गहनता से बायोलॉजी बताए कि हाँ भाई इस प्रकार से आपकी किडनी खराब होती है, कुछ वो डेटा देखी नहीं कि पूरे विश्व में इस प्रकार से ही चल रहा है, या जिन्होंने रिसर्च वगैरह की शोध किया उस प्रकार से पाया गया, राइट। तो कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ स्टेटमेंट दे, मेरा आपको ये अनुरोध रहेगा, डू नॉट बिलीव दैट, ठीक है। प्लस आपको जिस एज में अगर कोई व्यक्ति अगर आपको डिस्करेज कर रहा है किसी भी प्रकार से, डीमोटिवेट कर रहा है, उसकी तो आपको बात नहीं सुननी चाहिए, राइट, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक। अगर आप अभी अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं, एक तो ऐसा एकदम ही नहीं है कि आप आगे अच्छा नहीं कर सकते हैं। आप अभी देखिए 8वीं क्लास में कोई बहुत अच्छा बच्चा पढ़ रहा था,
अभी क्लास 6 में नहीं पढ़ रहे हैं, या जो क्लास 6 में आज के टॉपर जो क्लास 2 में नहीं पढ़ रहे थे, तो ये आगे पीछे चलता रहता है। इससे आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन नहीं होती है। क्रिकेट यहाँ पर ज्यादा बच्चे देखते होंगे, कोई ऐसा नहीं कि सारे क्रिकेटर्स टॉपर्स थे या जितने एक्टर्स थे वो सारे टॉपर्स थे। तो आप जिनको पर्सनैलिटी अपना रोल मॉडल मानते हैं, ऐसा नहीं है ना कि आप उनके मार्क्स पूछते हैं, आप उनके मार्क्स पूछते हैं कि आपके साइंस में क्या मार्क्स आए थे, सोशल साइंस में क्या मार्क्स आए थे, तो आपके भी क्यों पूछे जाने चाहिए? क्यों आप उस चीज से रुकें या अपने आप को रोकें कि किसी एक व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया? ऐसे तो टीचर तो आपको बोलते हैं कि आप और अच्छा पढ़िए, आप पढ़ लेते हैं, कोशिश करते हैं आप, जस्ट मजाक नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हाँ जस्ट एक व्यक्ति आप मतलब आप अपने आप को मानते हैं कि नहीं मेरे खराब मार्क्स आए, कोई व्यक्ति उसी पर आपको आहत कर रहा है तो आप मान लें उस चीज को। तो रीजनिंग होनी चाहिए कोई भी व्यक्ति करे। और आपकी क्वेश्चन देखिए ऐसा एकदम ही नहीं है कि खराब मार्क्स आए तो आप यूपीएससी नहीं दे सकते हैं या आप पास नहीं कर सकते हैं। आपकी जो प्रतिभा है वो मार्क्स से सिर्फ डिफाइन नहीं होती। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मार्क्स जरूरी नहीं है, पढ़ना बहुत जरूरी है, एक्स्ट्रा करिकुलर साथ साथ में बहुत जरूरी है। उसी से आपका कॉन्फिडेंस आता है, उसी से आप अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को अप्लाई कर पाएंगे। दो चीजें साथ में चलती हैं। जस्ट एक कोई पड़ाव में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो आपके जीवन को नहीं करेंगे। और भारतीय संस्कृति का समावेश जब तक नहीं होगा, नैतिकता का जब तक समावेश होगा, जब तक आध्यात्मिक शिक्षा हमारे साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आ सकते। क्योंकि जो जीवन है आदर्शों से बनता है और आदर्श संस्कार शिक्षा से प्राप्त होते हैं। तो महोदय, इस विद्यालय की एक अनूठी विशेषता यह है, मैंने आपसे भी निवेदन भी किया था, हमारे यहाँ जो शून्य मेला होती है, सबसे पहले हम कक्षाओं का प्रारंभ करते हैं। 45 मिनट का यहाँ एक कार्यक्रम होता है वंदना का, जिसमें संपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षा का समावेश योग शिक्षा के साथ साथ और सुंदर संदेशों को जोड़ने में प्रोटेक्शन किया जाता है। कोई एक ऐसा है जो अन्य प्रदेश में कहीं नहीं होता है, और इसीलिए हमने अपने यहाँ छात्र संसद का गठन भी किया है। छात्र संसद के माध्यम से बच्चे अपना जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे संवाद करना है, इस राष्ट्र को कैसे समझना है, राष्ट्र के प्रति में दायित्वों को कैसे समझना है, हम अपने यहाँ छात्र संसद का भी संचालन कराते हैं। और मेरे यहाँ वो बैठक कराने के लिए एक बहुत सुंदर लोक भवन बना हुआ है, जो हमारी प्राचीन जो पुरानी बनी हुई है, उसको देख करके आपको अनुभूति होगी कि हम एक बार लोकसभा में यहाँ आए हुए हैं। तो बच्चे उसी रूप में अनुभव करते हैं कि हम भी एक राष्ट्र के नायक बनेंगे, राष्ट्र के सुंदर भविष्य दृष्टा बनेंगे, हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, और राष्ट्र की सेवा करने के साथ साथ समाज की सेवा करते हुए हम एक श्रेष्ठ अनुशासन राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो श्रेष्ठ अनुशासन, श्रेष्ठ परीक्षा फल की दृष्टि से इस विद्यालय ने अपना आयाम स्थापित किया है। ये विद्यालय अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारे माननीय डीएम और एसपी साहब जहाँ उपस्थित हैं, मैंने आपसे भी डीएम साहब से निवेदन भी किया कि एक दिन हमारी प्रार्थना सभा के लिए आप समय दीजिए। आप जब यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि वास्तव में इस विद्यालय में जो एक आध्यात्मिक शिक्षा पर जोड़ करके शिक्षा दी जा रही है, इससे बच्चों के चरित्र का निर्माण कैसे किया जाता है, इसका एक अनूठा उदाहरण आप यहाँ देख पाएंगे। आपके पास समय कम है, मैंने निवेदन किया था आपसे, आपने कहा मुझे पद जाना है। मैं अपने अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका इस विद्यालय के प्रति इसी प्रकार से प्रेम बना रहेगा। आप समय देकर भी कभी विद्यालय में बच्चों इसी क्रम में हम लोग छोटा कार्य के साथ स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे बीच में नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। यूट्यूब, फेसबुक और गूगल पर वॉइस सर्च करके हमें ढूंढना चाहते हैं तो अब बहुत आसान है। बस अपने मोबाइल पर कोई भी ऐप खोलिए, माइक का बटन पर क्लिक कीजिए और कहिए हम ही पर महोबा की ताजा खबरें, और यूपी ताजा न्यूज चैनल आपके सामने होगा, जहां आप हमारी हजारों वीडियो देख सकते हैं। अगर आप टाइप करके ढूंढना चाहते हैं तो टाइप करना होगा यूपी ताजा न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। धन्यवाद।